अजीत दादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। अब कौन चक्की पीसिंग? दोस्तों, महाराष्ट्र में अपनी पार्टी तोड़कर अजीत पवार शिंदे और बीजेपी सरकार के डिप्टी सीएम बन गए। अपने साथ इतने सारे विधायक भी ले आए, उनको मंत्री भी बनवा दिया। तो देवेंद्र फडणवीस का 2014 का ये भाषण वायरल हो गया, जिसमें वो बता रहे थे कि अजीत पवार, जिन पर भ्रष्टाचार के इतने सारे आरोप हैं, अगर उनकी सरकार सत्ता में आ गई ना तो अजीत पवार चक्की पीसेंगे। लेकिन आज देखिए, वक्त ने ऐसी पलटी मारी कि अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी ही सरकार में डिप्टी सीएम बन गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान भी एनसीपी को लेकर बड़ा वायरल हो रहा है, वो मैं आगे आपको सुनाऊंगी। लेकिन पहले आप इनसे मिलिए। दोस्तों, ये है हसन मुशर्रिफ। हसन मुशर्रिफ कोई आम आदमी नहीं है, ये एनसीपी के उन एमएलएज में से एक हैं जिन्होंने आज बीजेपी एक नाथ सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। हसन मुशर्रिफ पर जानते हैं, अभी कुछ महीने पहले ईडी ने शिकंजा कसा था। इनकी शुगर मिल पर, दफ्तर में, घर में ईडी ने छापेमारी की थी और इस हद तक इन पर शिकंजा कस गया था कि देखिए, मुंबई कोर्ट ने इनकी एंटीसिपेटरी बेल को भी रिजेक्ट कर दिया था। यानी ये जो हसन मुशर्रिफ है ना, बीजेपी के हिसाब से चलता फिरता भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार जो प्रधानमंत्री मोदी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। लेकिन देखिए, आज यही हसन मुशर्रिफ इसी बीजेपी सरकार में मंत्री बन गए और बीजेपी वाले ताली पीटते रह गए। यही नहीं दोस्तों, अजीत पवार, याद कीजिएगा, जब कुछ घंटे के लिए अजीत पवार ने इससे पहले भी अपने चाचा से, शरद पवार से बगावत की थी और कुछ घंटे के लिए वो देवेंद्र फडणवीस की सरकार में डिप्टी सीएम बन गए थे। उन्हें रातों रात शपथ दिलाई गई थी, हालांकि वो सरकार बाद में गिर गई थी। कुछ घंटे जब उस डिप्टी सीएम बने थे, उन्होंने बीजेपी का एक तरह से सरकार का हिस्सा बने थे बीजेपी के साथ। तो जानते हैं, 48 घंटे में एसीबी ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने 9 केसेस थे जो अजीत पवार के खिलाफ ड्रॉप कर दिए थे। हालांकि बाद में वो सरकार का हिस्सा नहीं बने और आज फिर सरकार का हिस्सा बन गए। लेकिन वो अजीत पवार जिन पर एसीबी पर इतना जबरदस्त उन पर शिकंजा था, जिनको देवेंद्र फडणवीस चक्की पीसिंग की बातें कर रहे थे, वो अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए। वो हसन मुशर्रिफ जो कि चलता फिरता भ्रष्टाचार है, जिन पर ईडी ने शिकंजा कसा है, वो मंत्री बन गए। और तो और आदेश रावल जैसे कई पत्रकार हैं जो साफ तौर पर लिख रहे हैं कि जो ये विधायक एनसीपी के अब एक नाथ बीजेपी सरकार का हिस्सा बने हैं ना, इनमें से ज्यादातर विधायकों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा था। तो ऐसे विधायक जो ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, हसन मुशर्रिफ जैसे विधायक जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग तक के केस पर जांच हो रही है, उनको कैसे बीजेपी सरकार में मंत्री बना दिया गया? और बड़ा सवाल यह है कि अब जब ये मंत्री बन गए हैं तो इनके केसेस का क्या होगा? कोई वॉशिंग मशीन है क्या जो बीजेपी में शामिल होते ही वे सारे दाग धुल जाते हैं? और ये केवल महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है, देश के तमाम राज्यों में ऐसा होता है। बंगाल में तो आज भी बीजेपी का हिस्सा हैं वो बड़े बड़े चेहरे तृणमूल कांग्रेस के, जो जब तृणमूल कांग्रेस में थे तो बीजेपी उन पर शारदा घोटाले के भयंकर आरोप लगाती थी। दोस्तों, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का भी एक बयान जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जो उन्होंने एनसीपी को लेकर कहा था। सुनिए जरा। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। तो जिस पार्टी के भ्रष्टाचार का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता, आखिर अब करके उस पार्टी के विधायक को बीजेपी ने अपनी सरकार का हिस्सा क्यों बनाया? इस पूरे घटनाक्रम में क्या वाकई एनसीपी का नुकसान और बीजेपी के फायदे के तौर पर ही इसे देखा जा सकता है? अजीत पवार के लिए देवेंद्र फडणवीस का ये पुराना चक्की पीसिंग वाला डायलॉग याद दिलाते हुए कांग्रेस नेता हितेंद्र पिथाड़िया ने लिखा, थूक कर चाटना संघियों की पुरानी परंपरा है। अजीत पवार चक्की पीसिंग। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने महाराष्ट्र के सियासी उबाल पर प्रधानमंत्री मोदी को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा। तो मैंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पोषक हैं। मोदी जी ने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी तो 2 दिन पहले दी, लेकिन आज चक्की पीसिंग वाले, सिंचाई घोटाले में शामिल हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप जिस अजीत पवार पे लगा, उसको महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बनाया।
दोस्तों यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अब महाराष्ट्र के इस घटनाक्रम पे पूरी की पूरी मीडिया नाच रही है, ये कहते हुए कि क्या चाणक्य नीति अपना ली महाराष्ट्र में, 2019 का बदला पूरा कर लिया अमित शाह और मोदी ने महाराष्ट्र में, और क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब बताइए, यही काम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं, बीजेपी का दामन छोड़कर आरजेडी का थामते हैं, आरजेडी का दामन छोड़कर बीजेपी का थामते हैं, तो उन्हें पलटने वाला नेता बताया जाता है, कहा जाता है कि इनका भरोसा नहीं है। और वही काम अजीत पवार करते हैं बीजेपी के लिए, तो उसे मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है। वैसे मीडिया भी गजब खेल करता है ना, कभी कभी तरस आता है इन पर। लेकिन क्या वाकई ये मामला ऐसा है जैसा दिखाया जा रहा है? क्योंकि राजनीतिक पंडित ये मान रहे हैं कि सिर्फ इसे शरद पवार के साथ विश्वासघात और अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक से कहीं आगे देखना चाहिए। दोस्तों, बीजेपी ने बड़ी महीन राजनीति की है इस मामले में। देखिए, बीजेपी को अब तक एकनाथ शिंदे के आने के बाद किसी दूसरे दल की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में अल्पमत में नहीं है बीजेपी की सरकार या बीजेपी एकनाथ सरकार, लेकिन अजीत पवार के आने के बाद, उनके साथ उनके जितने विधायक आए हैं, उसके बाद अब बीजेपी सरकार को शिंदे गुट की उतनी जरूरत नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। इसीलिए उस जरूरत के लिए ही शायद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। और अब अगर कुछ दिन बाद आपको महाराष्ट्र से यह खबर भी सुनने को मिल जाए कि देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना दिया और एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है उनको डिप्टी सीएम बना दिया, तो फिर आप चौंकिएगा मत। लेकिन इस पूरे राजनीतिक ड्रामे में जानते हैं नुकसान किसका हो रहा है? महाराष्ट्र के लोगों का। हर 6 महीने में महाराष्ट्र की राजनीति में कोई ऐसा बड़ा उलटफेर होता है कि वहां की सरकार को अस्थिर करने जैसा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे महाराष्ट्र के लोगों के साथ हर 6 महीने में कोई मजाक हो रहा है। जिसका मन आता है वो अपनी पार्टी तोड़ देता है, सरकार में शामिल हो जाता है, सरकार गिरा देता है। ये उस महाराष्ट्र के साथ हो रहा है दोस्तों जो इस देश की आर्थिक राजधानी है। कोई पार्टी अपने सियासी नफे नुकसान के लिए, सियासी सौदेबाजी के लिए अपने ही राज्य के साथ कैसे छल कर सकती है, ये तमाम पार्टियां उसका जीता जागता प्रमाण हैं। और इसमें कोई एक दल नहीं, सारे दल शामिल हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम में राजनीतिक पंडित इस नजर से भी इसको देख रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही है, कभी शिवसेना को तोड़ रही है तो कभी एनसीपी को तोड़ रही है, कहीं महाराष्ट्र में उसके लिए घातक साबित ना हो जाए। क्योंकि महाराष्ट्र के लोग क्या इस बात को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि आप पहले बाला साहब ठाकरे की पार्टी तोड़ते हैं, उसके बाद शरद पवार की पार्टी तोड़ देते हैं? क्योंकि बाला साहब ठाकरे और शरद पवार दोनों परिवारवाद की राजनीति से निकलकर नहीं आए हैं। दोनों अपने स्तर पर महाराष्ट्र की राजनीति में खड़े हुए और न केवल महाराष्ट्र बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में उन्होंने अपनी बड़ी पहचान बनाई। उसके बाद उनके बेटे, उनके भतीजे या उनकी बेटियां राजनीति में आई। ये दोनों नाम महाराष्ट्र की राजनीति के बड़ा सितारा बने अपने दम पर। क्या उनके साथ या उनकी राजनीतिक विचारधारा के साथ बीजेपी जिस तरह के कदम उठा रही है, क्या जनता उसे हाथों हाथ लेगी? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, मेरे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट करें। ना केवल सब्सक्राइब करें बल्कि मेरी वीडियोस को अपने सोशल मीडिया में हो सके तो शेयर भी करें और अपने दोस्तों से कहें, उन तमाम लोगों से कहें जो कि फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट करते हैं, मेरे चैनल को जितना हो सके प्रमोट करें। थैंक यू।